चारों ओर रंगीन रोशनी फैली हुई है। पूरा घर रंग बिरंगी झालर और लाइट से जगमगा रहा है। हर तरफ शोरगुल, हर तरफ हल्ला सा मचा हुआ है कि बारात बस आने ही वाली है। आज राजेश्वर जी की इकलौती बेटी काजल की शादी है। चारों ओर लोग बारात के स्वागत की तैयारियों में भागते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि राजेश्वर जी ने सबको आदेश दिया है कि बारात के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो खुद भी समय निकालकर हर काम को देख रहे हैं कि कहीं पर कोई कमी न रह जाए। कमरे में काजल दुल्हन के रूप में तैयार बैठी है, चारों ओर सहेलियों से घिरी हुई। सभी सहेलियां उससे मस्खरी करने लग रही हैं। काजल भी अपनी सहेलियों की बातों से काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही है और अपने चांद से मुखड़े को आंचल में छुपा लेती है। बाहर शोर हुआ कि बारात आ गई। सभी लड़कियां दूल्हे को देखने बाहर आ जाती हैं। काजल ने भी शगुन के चावल फेंकने के बहाने विवेक का दीदार कर लिया। विवेक लंबा चौड़ा कसरती बदन का 26 साल का नौजवान युवक है। उसके बदन पर हल्के सुनहरे रंग की शेरवानी, गले में कीमती कंठहार, मोतियों की माला, उंगलियों में सोने तथा कीमती पत्थरों की अंगूठियां और कमर में तलवार बंधी है। उसके इस रूप को देखकर कोई भी लड़की उस पर मोहित हो जाए। उसका ऐसा सजीला बदन और रूप देखकर काजल खुद को बहुत ही खुशकिस्मत मानती है। आज उसको एहसास होता है कि मेरे प्रत्येक सोमवार के व्रत और चिड़ियों को दाना खिलाने का प्रतिफल आज उसे मिल गया है। जयमाला के लिए बुलाए जाने पर काजल धीरे धीरे अपनी सहेलियों के साथ स्टेज की ओर आती है। काजल तो वैसे ही बहुत सुंदर लगती है, पर आज हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में, जिस पर जरी का बारीक काम किया गया है, उसने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। उसकी आंखों में काजल की पतली सी लकीर, माथे पर गुलाबी स्टोन वाली बड़ी सी बिंदी और गले में कीमती और चमकीला हार है। बालों को पीछे की तरफ किए जुड़ा बनाए। रात भर तमाम रीति रिवाजों से उनकी शादी संपन्न हुई। विदाई के वक्त काजल अपने पिता राजेश्वर के गले लगकर खूब रोई, क्योंकि हरदम अपने पापा की छांव में रहने के बाद आज उसे अपने पापा से जुदा होना पड़ रहा था। माँ के गुजरने के बाद राजेश्वर जी ने ही उसको माँ और पापा दोनों की तरह पाला था। वो अपने पापा की राजकुमारी थी। ससुराल में दिन भर के रस्म रिवाज के बाद काजल शाम तक बिल्कुल थक गई थी। रात के समय काजल ने नहाकर एक हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और इसी के साथ काजल का वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है। फिर एक दिन विवेक अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था। तभी अचानक से घर से माँ का फ़ोन आता है और वो बहुत ही घबराई हुई थी और उन्होंने उसको तुरंत ही घर आने को कहा। विवेक घर पहुंचता है और वहाँ का हाल देखकर एकदम घबरा जाता है। काजल वहाँ पर बेसुध पड़ी थी। उसके कपड़े और सारे बाल एकदम बिखरे हुए पड़े थे और सिर में पट्टी बंधी हुई थी। माँ, ये क्या हुआ काजल को? अभी सुबह जब मैं ऑफिस गया था तब तो ठीक थी। पता नहीं बेटा, अभी तक तो ठीक ही थी, न जाने कहाँ से अचानक इसे क्या हो गया। और माँ, इसके सिर पर ये पट्टी क्यों बंधी है? बेटा, आज इसने अपनी जान देने की कोशिश करी है। वो अपना सर जोर जोर से दीवार पर पटक कर जोर जोर से पागलों की तरह हंस रही थी। भगवान जाने क्या हो गया मेरी बिटिया को। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, इसीलिए वो सो गई है। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन विवेक ने पूछा, काजल अब तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये चोट कैसे लगी तुम्हें? पता नहीं, मैं जब शाम को सोकर उठी तो देखा कि सिर में मेरे पट्टी लगी थी। माँ जी कह रही थी कि मैंने अपना सर दीवार में भिड़ा दिया था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। अच्छा जी, सिर पर इतना गहरा घाव है, याद भी कैसा होगा तुम्हें? कसम से विवेक, मुझे नहीं पता कि चोट कैसे लगी। विवेक की माँ ने
ये बातें काजल के पापा राजेश्वर जी को फ़ोन से बता दी थी। शाम को काजल के पापा भी उसके घर आ गए। उन्होंने भी काजल से चोट के बारे में पूछा, पर काजल को कुछ भी याद नहीं था। जाते वक्त पापा ने काजल को अपना ख्याल रखने के लिए बोला और उन लोगों से विदा लेकर अपने घर वापस आ गए। धीरे धीरे खुशियों ने विवेक और काजल के घर पर दस्तक दी। पूरे घर में लोग ये जानकर बहुत खुश थे कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अब काजल की देखभाल की जिम्मेदारी खुद विवेक की माँ ने ले ली थी। वो काजल के खाने पीने, सोने जागने, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। हर रविवार को काजल के लिए बादाम का हलवा और हर रात को दूध और सौंठ के लड्डू वो खुद अपने हाथों से बना कर देती थी और ना खाने पर काजल को डांटती भी थी। इस तरह से पूरा परिवार खुशियों व उम्मीदों से लबालब था। उनको बस उस दिन का इंतज़ार था जब वो उस नन्हे मेहमान का स्वागत कर सकें। एक दिन विवेक अपने ऑफिस गया था और माँ जी पड़ोस में किसी के घर गई हुई थी। अचानक उस दिन फिर काजल की तबीयत खराब होने लगी तो घर का नौकर रामू भागकर पड़ोस से माँ जी को बुला लाया। तब तक रामू की बीवी ने विवेक को भी ऑफिस में फ़ोन कर जल्दी से घर आने के लिए बोल दिया था। माँ जी भागते हुए घर पहुंची और रामू की बहू से पूछा, क्या हुआ अचानक से? पता नहीं मालकिन, मैं तो छत से कपड़े उतार रही थी। जैसे ही मैं हॉल में आई तो मैंने देखा भाभी जी अपने बेड पर बैठकर अपने बाल खोलकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। पहले तो मुझे ये सब सामान्य लगा, पर अचानक से भाभी कमरे का सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगी और विवेक भैया का नाम लेकर उनको खूब गालियाँ देते हुए बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी। काजल की हालत देखकर माँ जी को रोना आ गया। काजल का पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। जीभ ऐंठ कर बाहर आ गई थी और आंखें खुली हुई थी। लगातार उनसे आंसू निकल रहे थे, लेकिन काजल की आवाज़ मानो गायब सी हो गई थी। विवेक जैसे ही घर पहुंचा, माँ जी उसे देखकर फिर से रोने लगी और रोते रोते ही आज की सारी घटना विवेक को बता दी। विवेक ने माँ को संभाला और काजल के पापा को फ़ोन कर दिया और उन्हें सिटी हॉस्पिटल में आने के लिए बोला। खुद वो माँ को और काजल को लेकर हॉस्पिटल में एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गया। डॉक्टर ने काजल के सारे टेस्ट किए पर उसे कोई भी बीमारी नहीं मिली, तो डॉक्टर ने काजल को घर भेज दिया। विवेक और माँ जी अब तक कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई है। हमेशा हंसती खेलती रहने वाली काजल आज बिल्कुल बेजान सी पड़ी थी। उसके चेहरे की हंसी, आंखों की शरारत न जाने कहाँ गायब हो गई थी। अब विवेक की माँ काजल का और ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। उसको वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। विवेक भी ऑफिस से आने के बाद से बिल्कुल काजल के साए की तरह उसके साथ रहता था। उसे एक भी अकेले नहीं रहने देता था। वैलेंटाइन डे के दिन विवेक बहुत खुश था और उसने इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए काजल को ढेर सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट्स दिए। शाम के समय सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे कि अचानक से काजल ने अपने बालों का जूड़ा खोल दिया और पूरी चाय को विवेक के चेहरे पर फेंक दिया और उसको गालियां देने लगी। काजल के बदले हुए इस रवैये से विवेक बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने काजल को कुर्सी से उठाना चाहा, पर काजल ने उसे धक्का दे दिया और उसका धक्का इतना तेज़ था कि विवेक दूर जाकर गिर गया। फिर काजल पूरे हॉल में घूम घूम कर विवेक को गंदी गंदी गालियां देने लगी और विवेक को मारने के लिए लपक गई। तभी सामने से शाम की आरती करके माँ जी आती दिखी। काजल को खड़ी देखकर उन्होंने आरती की थाली काजल की ओर बढ़ा दी और आरती लेने के लिए कहा। आरती थाली में जलती दैविक लो और लाल रोली को देखकर काजल पीछे हटने लगी और अचानक से वहीं गिरकर बेहोश हो गई। फिर विवेक और रामू ने मिलकर
काजल को बेड पर लिटाया। माँ जी काजल के इस बदलते व्यवहार से बहुत दुखी और चिंतित रहने लगी थीं। उधर विवेक की भी रातों की नींद हराम हो गई थी। वो रात भर काजल के सिरहाने बैठा, उसके बालों में हाथ फेरता और लगातार अपलक उसके मासूम से चेहरे को घंटे तक देखता रहता। उसी दिन रामू विवेक की मम्मी से कहता है, मालकिन, जिस तरह आज भाभी जी ने विवेक भैया पर हमला किया है, मुझे तो लगता है कि इन पर कोई साया है। आप बुरा ना मानो तो एक बार हमें इन्हें एक तांत्रिक को दिखा लेना चाहिए। फौरन विवेक बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी काजल पर कोई साया नहीं है। बेशक उसकी हरकतें असामान्य होती जा रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी तांत्रिक या बाबा के चक्कर में पड़ जाएं। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोलती हैं, देखो बेटा, रामू सही कह रहा है। हमें एक बार किसी जानकार बाबा या तांत्रिक से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हर बार बहू को सिर्फ शनिवार को ही दौरा पड़ता है, और जब भी दौरा पड़ता है वो तुमको ही नुकसान पहुंचाना चाहती है, और गुस्से में तुमको गालियां देना, तुमको मारने की कोशिश करना, और आज आरती और रोली को देखते ही बेहोश हो जाना। तुम एक बार राजेश्वर जी से बात कर लो, क्योंकि मुझे भी लगता है हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। माँ के बहुत समझाने पर विवेक मान जाता है और राजेश्वर जी से बात करता है। उनकी भी सहमति मिलने पर अगले शनिवार को एक बहुत बड़े बाबा जी से मिलने की बात तय हो जाती है। अगले शनिवार को बाबा जी अपने 3 शिष्यों सहित विवेक के घर आते हैं। उधर राजेश्वर जी भी बहुत सवेरे ही अपनी लाडो के घर पहुंच गए थे। घर में प्रवेश करते ही बाबा जी बुरी तरीके से चौंक जाते हैं और विवेक को बताते हैं, इस घर में एक बहुत ही बुरी आत्मा का निवास है। आत्मा की बात सुनकर ही माँ जी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और बाबा जी के चरणों में गिरकर उससे निजात दिलाने की विनती करती हैं। बाबा ने विवेक को आदेश दिया कि काजल को किसी भी तरह इस प्रेत चक्र में लाकर बिठाओ। वह आत्मा बहुत ताकतवर है, इतनी आसानी से आएगी नहीं। विवेक ने बहुत मुश्किल से काजल को लाकर उस चक्र में बिठाया। बाबा उससे बोलते हैं, बता, कौन है तू? क्यों उस मासूम बच्ची पर आई है और उसका जीवन बर्बाद कर रही है? बदले में काजल सिर्फ जोर से हंसती है। बता, कौन है तू? क्यों परेशान करती है इन सबको? मैं तेरी मौत हूँ। अगर जीना चाहता है तो तू भाग ले यहाँ से। तू मेरी मौत है। मैं उस महाकाल का सेवक हूँ जिससे काल भी डरता है। फिर बुला ले अपने महादेव को। देखती हूँ आज तू यहाँ से जिंदा वापस कैसे जाता है। उसके लिए मुझे अपने आराध्य को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझ जैसी दुष्ट को मसलने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। चल बिल्कुल एक तोते की तरह बकना शुरू कर। तू कौन है, कहाँ से आई है और इन्हें क्यों परेशान कर रही है और इनसे चाहती क्या है? और सबसे पहले तू उस बच्ची के शरीर को छोड़कर बाहर निकल। मैं तेरा खून पीना चाहती हूँ। ला दे मुझे, और मैं इसके जिस्म से बाहर नहीं आने वाली। समझा तू? अब भाग जा यहाँ से, वरना बेमौत मारा जाएगा। अरे नीच, पापी, दुष्ट, तू मेरा खून पिएगी? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। बाबा जी ने कमंडल से पवित्र गंगा जल लेकर कुछ अभिमंत्रित करके उसे काजल के सिर पे गिराया। इस जल के पड़ते ही काजल बिना पानी के मछली की तरह तड़पने लगी और अचानक से चीखकर वहीं पर लेट गई, और आत्मा काजल के जिस्म को छोड़कर बाहर निकलकर बैठ गई। विवेक और रामू मिलकर काजल को उठाकर किनारे ले जाते हैं। रामू भागकर पानी ले आया और काजल के मुंह पे छींटे मारता है। धीरे धीरे उसकी चेतना लौट आती है। माँ जी काजल को पानी पिलाती हैं और काजल सामने का दृश्य देखकर एकदम डर जाती है। चारों तरफ धुआं धुआं सा फैला है और उस काल चक्र में कोई महिला बिल्कुल गुलाबी साड़ी में बैठी है।
पूरा श्रृंगार किए हुए। बाबा जी बोलते हैं, अब बता चुड़ैल, तू क्यों इसे परेशान कर रही थी, क्या चाहती है तू। बदले में वो साया जोर से हंसता है और बोलता है, मैं जो मांगूंगी देगा तू मुझे। हाँ, मुझे काजल का पति विवेक चाहिए। अरे नीच, ये तू क्या बोल रही है, तुझे कुछ अंदाज़ा भी है। हाँ, क्यों, क्या हुआ, तेरा वादा तूने बोला था ना, तू मैं जो मांगूंगी तू देगा। अरे पापी, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू किसी औरत का सुहाग मांग रही है, किसी की मांग का सिंदूर है वो, किसी और का प्यार है। पहले तो तू ये बता कि तू है कौन और यहाँ पर क्यों आई है। और उसके बाद अचानक से वो चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। अब ये नाटक बंद कर और बता कि तू कौन है और इनको क्यों परेशान कर रही है। मेरा नाम कोमल है। आज से कुछ वर्ष पहले मैं सतलोक अनाथ आश्रम में रहने आई थी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। 6-7 साल की जब मैं थी, उस टाइम पर मेरे मम्मी पापा का साया मेरे सर से उठ चुका था। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई थी। किसी तरह से लोगों से मांग कर मैं अपना पेट भरती थी। कभी कुछ मिल जाता तो कभी कभी भूखे पेट भी रहना पड़ता था। एक दिन सिग्नल पर मुझे रोता देख किसी सज्जन की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर मेरा नाम पूछा। मेरे बारे में सब कुछ जानने पर उन्होंने सबसे पहले मुझे खाना खिलाया और उन्होंने ही मुझे सतलोक आश्रम तक पहुंचा दिया। वहाँ पर भी मैं बहुत ही खोई खोई और उदास सी रहती थी, क्योंकि हमेशा मुझे अपने मम्मी पापा की याद आती थी। आश्रम वाली कुसुम्मा हम सभी बच्चों को बहुत प्यार देती थी। असली ज़िंदगी में तो भगवान ने उन्हें एक भी बच्चा नहीं दिया था, पर हम जैसों के रूप में उनके 25 बच्चे थे, जिन पे वो अपना सारा प्यार, अपनी सारी ममता लुटाती थी। और आश्रम के हम सब बच्चे उन्हें प्यार से माँ ही बुलाते थे। उनका मुझ पर विशेष स्नेह था। वो रोज़ाना मुझे रात को अपनी गोद में सुलाती और परियों की कहानियाँ सुनाती थी कि गोद में मैं अपने सारा गम भूल जाती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, हम सब बड़े होने लगे और माँ बूढ़ी। मुझे याद है जब मैंने 12th पास की थी, उस दिन माँ बहुत खुश थी और उन्होंने पूरे आश्रम में मिठाई बंटवाई थी। कुछ दिनों बाद मेरा दाखिला राजकीय डिग्री कॉलेज में करवा दिया गया और अब मेरे भी काफ़ी सारे नए दोस्त बन गए थे, जिनके साथ मैं बहुत खुश रहती थी। वहीं कॉलेज में ही पहली बार मैंने और विवेक ने एक दूसरे को देखा था और शायद हम दोनों को ही पहली नज़र में ही एक दूसरे की पसंद बन गए थे। अब रोज़ हम कॉलेज के बाद कभी पार्क में तो कभी रेस्टोरेंट में मिलते थे। मैं विवेक को दिलो जान से चाहती थी और विवेक भी। मैं बचपन से प्यार के लिए तरसी हुई थी। कुसुम माँ ने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी के जैसा प्यार दिया था और अब विवेक जैसा प्यार पाकर मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब समझती थी। मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। ऐसा लगता था कि मेरे से लकी कोई है ही नहीं इस दुनिया में। पर भगवान को मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन रास नहीं आई और एक सुबह कुसुम माँ हम सब बच्चों को अकेला छोड़कर दूसरी दुनिया के लिए चली गईं। हम सभी अनाथ बच्चे एक बार फिर से अनाथ हो गए। मुझे माँ के जाने का इतना गम था कि मैं अपनी सुध बुध खो चुकी थी। दिन भर माँ को याद करती और रोती रहती। धीरे धीरे माँ को गए हुए 3 महीने बीत गए थे और कहीं ना कहीं अब सब लोग उन्हें भूलकर अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो चुके थे। पर अब तक अगर कोई सदमे से बाहर नहीं आया था तो वो थी मैं, क्योंकि मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी सारी दुनिया मेरी माँ ही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। विवेक ने उस टाइम पर मुझे बहुत संभाला और हर पल मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ। वो हर कदम पर, हर मोड़ पर मेरे साथ है।
विवेक और मैं अक्सर घंटे घंटे एक दूसरे से बातें करते थे और अपने फ्यूचर के बारे में बातें किया करते थे। विवेक ने बताया कि उसने अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मना लिया है। अब बस देर है तो हमारी पढ़ाई पूरी होने की, क्योंकि उन्होंने वादा किया है जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी होगी मेरी और विवेक की शादी करा देंगे। जनवरी महीने में विवेक ने मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में अपने घर बुलाया था। उसने बताया था कि एक छोटी सी पार्टी है जिसमें बस मुझे और उसके 2-3 खास दोस्तों को ही बुलाया गया है। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि सब लोग वहाँ पर मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। विवेक ने केक काटा और पहला टुकड़ा मुझे ही खिलाया। विवेक के सभी दोस्तों ने उसे शुभकामनाएं दी और खाना खाकर सभी अपने अपने घर चले गए। मैंने भी विवेक से बोला कि वो मुझे आश्रम छोड़ दे, लेकिन विवेक ने मुझे वहाँ पर रुकने के लिए बोला। मैंने उससे पूछा भी कि वो मुझे क्यों रोक रहा है, लेकिन जब उसने काफ़ी ज़्यादा ज़िद करी तो मैं उसके घर पर रुकने के लिए तैयार हो गई। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि विवेक मुझे क्यों रोक रहा है, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगले दिन सुबह सुबह मैंने विवेक से कहा भी कि ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन विवेक ने कहा कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, तुम बस मुझ पर यकीन रखो। धीरे धीरे फिर से समय बीतने लगा और तकरीबन 1 महीने बाद अचानक से एक दिन मुझे उल्टी आने लगी। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उनकी बात सुनकर मेरे पैर के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने वही खबर दी थी जो कि मुझे नहीं सुननी थी। 12 फरवरी को मैंने विवेक को फ़ोन किया और बताया कि मैं तुमसे मिलकर अपने रिश्ते के बारे में बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, जो कि आश्रम में नहीं हो सकती। विवेक ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, परसों मेरे घर पर ही आ जाओ, यहीं पर हम लोग बात कर लेंगे। फिर 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन मैं उसके घर चली गई। वहाँ पर मैंने उसे बताया कि 1 महीने पहले जो हुआ था उसकी वजह से अब हमें बिल्कुल जल्दी शादी करनी होगी। लेकिन जैसे ही मैंने विवेक को ये बताया तो वो बोलता है तो उसमें मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? मैं इतनी बड़ी मुश्किल में हूं तो क्या तुम्हें मेरा साथ नहीं देना चाहिए? मैं क्या साथ दूं तुम्हारा? विवेक कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी फैमिली से बात करो जल्द से जल्द हमारी शादी के लिए, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। शादी और तुझसे मेरा परिवार तुझे कभी नहीं मानेगा। क्यों? वो लोग तो हमारी शादी के लिए तैयार है ना। शादी वो भी तुझसे, जिसका ना खानदान पता है ना माँ बाप। क्या है तू, ये तो बता। तुमको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम किसी का भी पाप मेरे सर मर दोगी और मैं उसे अपना लूँगा? आखिर तूने मुझे समझ क्या रखा है? अपनी ज़ुबान को लगाम दो। ये क्या बेहुदा बातें बोल रहे हो? ये सब तुमने ही किया है। फालतू तू बोल रही है और मैं नहीं जानता कि तू कैसी बातें कर रही है। ये कैसी बातें कर रहे हो विवेक? हम दोनों तो प्यार करते थे ना तुझसे। तो अगर तुम नहीं करे तो साथ क्या हुआ था? वो सब बस एक झूठ था, एक फरेब था। मेरा जब तक मन किया मैंने तुम्हें यूज़ किया। हे भगवान, तुमने तो बोला था कि तुम्हारे घर वाले शादी के लिए मान गए हैं। एक अनाथ लड़की जिसके न माँ बाप का पता ना हो, वो मुझसे शादी के ख्वाब देख रही थी। वाह, मैं और मेरे घर वाले तेरी जैसी के मुंह पर थूकेंगे भी नहीं और तू शादी के सपने सजा रही है। प्लीज़ विवेक, ऐसा मत करो। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। अपने माँ बाप की तो मैंने अपनी शक्ल भी नहीं देखी है। अब तो कुसुम माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। अब मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। प्लीज़ ये मत करो। चल निकल यहाँ से। तूने ना जाने मेरे अलावा किस किस से रिलेशन रखे हैं। चुप करो विवेक, तुमको शर्म भी नहीं आ रही ये सब बोलते हुए? नहीं, मैंने बस सब कुछ अपने मज़े के लिए किया और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैंने विवेक से ऐसे उत्तर की आशा नहीं की थी। मैं ये सदमा
बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने वहीं रखे हुए चाकू को अपनी गर्दन में उतार दिया। इतना सब सुनकर राजेश्वर जी, माँ जी, काजल सभी विवेक को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। विवेक की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। आज उसकी आंखों से उसका पछतावा साफ दिख रहा था। क्या उसके बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं किया गया जो तुम्हारी आत्मा भटक रही है? विवेक बोलता है, कोमल की मौत के बाद मैं बिल्कुल घबरा गया था। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोमल अपनी जान दे देगी। उधर शाम को मम्मी पापा घर वापस लौटने वाले थे। इस तरह से मैंने अपने एक दोस्त की मदद से कोमल की लाश को अपने ही बगीचे में दफन। बाबा बोलते हैं, कोमल तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे साथ वाकई में बहुत गलत हुआ, जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा अफसोस है, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। बिटिया फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम काजल के शरीर को छोड़ दो और विवेक को माफ़ कर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। विवेक ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है और इसकी सज़ा इसे मिल के रहेगी, जो कि है सिर्फ मौत। देखो कोमल, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। विवेक ने जो नीचता और निकृष्टता का कार्य किया है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा घटिया है। पर हम सब तुमसे विनती करते हैं कि तुम काजल के शरीर को छोड़ दो, क्योंकि इस बेचारी की कोई भी गलती नहीं है। इसकी गलती सिर्फ ये है कि ये विवेक की पत्नी है और अभी इसी बात का अंजाम भुगत रही है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल गई। माँ जी और काजल की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। माँ जी और राजेश्वर जी अभी भी विवेक को घृणा से देख रहे थे और विवेक एक कोने में सर झुकाए अपराधी भाव से वहीं पर बैठा हुआ था। अचानक से काजल दौड़ते हुए कोमल के पैर पकड़ लेती है और काजल बोलती है, कोमल आपके साथ बहुत गलत किया मेरे पति ने, इसीलिए तो अब इसको उसके अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। बहन, मैं तुमसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। बिल्कुल नहीं, मैं भी उस दिन बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी कि विवेक मुझे अपना लो, मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं माना और मजबूरन मुझे अपनी जान देनी पड़ी। मैं जानती हूँ कि उसने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत है, पर अब मैं भी तुम्हारी तरह माँ बनने वाली हूँ। ये सोचो कि तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा आने से पहले ही अनाथ हो जाएगा। समाज का हर इंसान मेरी संतान को अनाथ कहेगा। हर जुबान पर मेरे बच्चे को मनहूस और अपशकुन कहा जाएगा, जो अपने पैदा होने से पहले ही अपने बाप को खा गया। एक बार सोच कर देखो, उस मासूम को अपने माथे पर कितना बड़ा कलंक लेकर जीना होगा। मैं विवेक के बिना नहीं जी पाऊंगी। अगर तुम उसे ले जाओगी तो उसी वजह से 2 और जाने जाएंगी। लोग कहते हैं कि एक औरत ही औरत का दर्द समझती है। क्या तुम अपनी इस छोटी बहन का दर्द नहीं बांटोगी? मैं आपके सामने अपना आंचल फैलाकर अपने सुहाग और बच्चे की भीख मांगती हूँ। प्लीज़ मेरे पति की जान को बख्श दो। इतना सुनकर कोमल भी रोने लगती है और फिर बोलती है कि मैं भी एक अनाथ लड़की थी। माँ बाप भाई बहन क्या होता है, मैंने बस ये सारे रिश्ते सुने थे, पर आज तूने मुझे बड़ी बहन बुलाकर मुझे उस रिश्ते का एहसास भी दिला दिया। आज तूने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि औरत देवी का रूप होती है। जैसे विवेक ने जो किया उसके लिए उसे जो भी सज़ा दी जाए वो कम है, पर तूने मुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया, मुझे अनाथ को एक रिश्ता दे दिया। इसलिए तेरे कहने पर मैं इसकी जान नहीं लूँगी, पर इसको इसकी करनी भुगतनी पड़ेगी। थोड़ी सी ही सही, पर सज़ा ज़रूर मिलेगी, जिससे आगे चलकर किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। प्लीज़ तुम पुलिस को बुलाओ और अपने पति को बोलो कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। और हाँ, तुम्हारी आने वाली संतान के ऊपर हमेशा उसकी मौसी का आशीर्वाद रहेगा। अचानक से विवेक भी बोलता है, मैं तुमसे अपनी करनी की बार बार माफ़ी मांगता हूँ और जो भी सज़ा तुम मुझे दोगी
मैं उसके लिए तैयार हूँ। माँ जी ने खुद कॉल करके पुलिस को बुला लिया और विवेक ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और अदालत ने विवेक को 15 साल की सज़ा सुना दी। माँ जी ने पूरे विधि विधान से कोमल का श्राद्ध और तर्पण किया, जिससे कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। तय वक्त पर काजल ने एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म दिया और फिर काजल ने अपनी माँ से पूछा कि इस गुड़िया रानी का क्या नाम रखा जाए। तो माँ जी ने बोला, कोमल से ज़्यादा अच्छा नाम इसका क्या होगा। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की तरफ। क्या आपने कभी सबवे में सफ़र किया है? ढेर सारे लोग, बहुत सारी भीड़। इतने लोगों को इग्नोर करते हुए हम लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। कई बार लोग आपको वहाँ पर किताबें पढ़ते हुए, अखबार पढ़ते हुए दिख जाएंगे या फिर शायद अपने फ़ोन में लगे हुए। लेकिन मैं ये सब नहीं करता। हमेशा मेरी आदत थी कि जब भी मैं ट्रेन में होता तो हमेशा खिड़की के बाहर देखता रहता, क्योंकि सबवे में जब ट्रेन टनल से गुजरती तो अंधेरे को देखने में और जलती बुझती लाइट्स को देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी तो ये मेरा मन करता था कि मैं वापस चला जाऊं और उसी ट्रेन से एक बार फिर से आऊं, ताकि मैं फिर से वो सारे नज़ारे एक बार फिर से देख सकूं। इस बात को बीते हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। मेरा बॉस, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, उस टाइम पर तो उसने हमें इतना काम दे रखा था, इतने ज़्यादा हमें प्रेशर में रखा था कि आप पूछिए ही मत। उस टाइम पर मैंने ऑफिस में रात में 12-12, 1-1 बजे तक काम किया है और उसके बाद जाकर मैं अपने घर के लिए निकलता था। ऐसे ही कई सारे दिनों में से एक दिन था वो, जिस दिन मैं एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। ऑफिस के सभी लोगों को गए हुए तकरीबन 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका था और मेरे कोवर्कर भी काफ़ी देर पहले मुझे छोड़ के जा चुके थे। मैं अपने आप को उल्टा सीधा बोले जा रहा था, साथ में अपने बॉस के भी, और मैंने अपना लैपटॉप बैग में रखा। उसके बाद कुछ पेपर्स वहाँ से उड़ लिए और उसके बाद मैं जल्दी से सबवे स्टेशन की तरफ भाग के गया, ये सोच के कि कहीं मेरी ट्रेन ना मिस हो गई हो, क्योंकि वो उस टाइम की लास्ट ट्रेन रहती और अगर मेरी वो ट्रेन छूट जाती तो मुझे टैक्सी करके घर जाना पड़ता, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता। लेकिन असली चीज़ तो मैंने स्टेशन पे जाने के बाद देखी। स्टेशन एकदम सुनसान था। मतलब ऐसा नहीं कि रात के टाइम पे सुनसान सा सन्नाटा जाता है, वो नहीं, एक अलग ही तरीके की शांति थी वहाँ पर। पता नहीं क्यों उस रात मुझे कुछ अजीब सा ही वहाँ पर लग रहा था। हवा में एक अजीब सी महक थी जिसे मैं महसूस कर रहा था। कुछ इसी तरीके से वो रात शुरू हुई थी, किसी चीज़ के होने के साथ। टाइम को तो उस टाइम मैंने देखा ही नहीं था। देखा कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहे हैं तो सीढ़ियों से जल्दी से उतर के प्लेटफॉर्म पर आ गया। मुझे लगा था कि आखिरी ट्रेन जा चुकी है और मुझे अब टैक्सी करनी ही पड़ेगी और मैं वहाँ से एक बार फिर से उदासी भरे चेहरे लिए जाने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक ट्रेन की आवाज़ आई, पटरियों पर चलते हुए। ग्रे कलर के इंजन वाली वो ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर लग गई और फिर धीरे से उसके दरवाजे खुल गए। मैं तो एकदम खुश हो गया और सीधा भागकर ट्रेन के अंदर चला गया। जब मैं ट्रेन के अंदर गया, ट्रेन बहुत ही ज़्यादा अजीब सी थी। मतलब उस टाइम पे रात के साथ 12:30 बज रहे थे, लेकिन तब भी ट्रेन अच्छी खासी भरी हुई थी। बिल्कुल पूरी ठसाठस नहीं, बल्कि अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पर। मुझे सीट मिली एक बूढ़े आदमी और एक लड़की के साइड में। मैं उन दोनों के बीच में बैठा था। उस लड़की ने एक डार्क फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी और उस बूढ़े आदमी ने कोट पहना हुआ था। साइड में ही कुछ आर्मी के बंदे खड़े हुए थे और उसके अलावा भी बहुत लोग थे ट्रेन में। मुश्किल से 15 सेकंड बाद ही ट्रेन वहाँ से एक बार फिर से चलना स्टार्ट हो गई और मैं अपनी सीट पे बैठा था।
टनल्स के अंदर नेटवर्क अच्छा नहीं आता है। बस ये किस्मत की बात है कि आपका नेट चलेगा या फिर नहीं। पता नहीं क्यों हमेशा मुझे जिस शांति से खुशी मिलती थी, आज उसी से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। बस ट्रेन के चलने की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जबकि ट्रेन में अच्छी भीड़ थी। और पहली अजीब चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो थी अचानक से ट्रेन का ठंडा होना। जब मैं स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ा था उस टाइम पर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन से थोड़ा आगे आई, ट्रेन के अंदर का पूरा एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा हो गया था। मैंने इवन अपनी जैकेट को थोड़ा टाइट कर दिया था क्योंकि मुझे हल्की ठंड लग रही थी। फिर मैंने अपनी ट्रेन के पैसेंजर्स पे नज़र डाली। पता नहीं क्यों सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी जो कि उस टाइम पर वैसी नहीं होनी चाहिए थी, एकदम अजीब। आप ही बताइए, रात के 12:30 बजे स्कूल के बच्चों को वहाँ पर ट्रेन में क्या काम था? मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सा था। मे बी वो किसी भी वजह से वहाँ पर हो, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा। उस टाइम पर ट्रेन में कोई भी अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था। मोबाइल फ़ोन तो छोड़िए, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिजली से चलती हो। मैंने ऊपर लगी LED लाइट्स में देखा तो मैंने देखा कि मेरा स्टेशन 4 स्टॉप और दूर है। मैं अभी उस डिस्प्ले पे देख ही रहा था कि ट्रेन एक स्टेशन के पास से निकली, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ट्रेन वहाँ पर रुकी ही नहीं। रुकना तो छोड़िए, ट्रेन की स्पीड थोड़ी भी कम नहीं हुई। बस ट्रेन फ़ौरन उस स्टेशन से भागते हुए निकल गई। मैं अपनी सीट पर एक बार को झटके से हिला। मेरी आंखें थोड़ी चौड़ी हुई कि ये मैं किस ट्रेन में बैठ गया। लेकिन मेरे अलावा किसी भी पैसेंजर को हल्का सा भी फ़र्क नहीं पड़ा कि ट्रेन वहाँ पर रुकी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ट्रेन के अंदर फुसफुसाने की अच्छी खासी आवाज़ें होती, लेकिन सब अपने अपने में मस्त थे। ट्रेन आगे आके एक बार फिर से अंधेरी टनल में आ चुकी थी और अजीब सी लाइट फ्लिकर हो रही थी। तब मैंने देखा वहाँ पर जो एक स्कूल यूनिफॉर्म में लड़की थी, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से और आंखें चौड़ी करके मुझे घूर रही जा रही थी। वहाँ पर उसके अलावा हाई स्कूल के और बच्चे भी थे जो कि मुझे लगातार देखे जा रहे थे, और उनमें से एक था एक क्रिकेट प्लेयर जिसके पास उसकी क्रिकेट किट थी। पता नहीं क्यों मुझे देखते हुए उसने अपना सर उस लड़की के पास झुकाया और उस लड़की ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, लेकिन मुझे कुछ भी हल्का सा समझ में भी नहीं आया। उस लड़के ने अपनी पलकें झपकाई और फिर एक कदम पीछे की ओर लिया और लगातार फिर से मेरी ओर घूरने लगा। वो मुझे बहुत स्ट्रेंजली देख रहा था, गुस्से से नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ चाहता है या फिर शायद वो भूखा था। जैसे जंगल में आप जानवरों को देखते हो जो कि भूखे होते हैं, बिल्कुल वैसा। मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था और सच कहूँ तो मुझे डर भी लगना शुरू हो गया था। धीरे धीरे उसके साथ वाले जितने बच्चे थे वो सभी मुझे इसी तरीके से घूरने लगे। डर तो मुझे और ज़्यादा तब लगा जब वो लड़का अपना एक कदम मेरी ओर आगे बढ़ा दिया। मैं तो डर ही गया था कि तभी उस लड़की ने उसे रोक लिया और वो वापस पीछे की ओर चला गया। मैंने अपनी नज़रें वहाँ से फ़ौरन हटा ली और दूसरी तरफ देखने लगा, जहाँ पर 2 आदमी खड़े हुए थे और न जाने क्यों अपनी ही आंखों में देखे जा रहे थे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वे में। फिर मैंने देखा अपने साइड वाले बूढ़े अंकल को, जो कि मुझसे एक सीट दूर बैठ गए थे, शायद इसलिए ताकि वो अपने बिना गर्दन घुमाए मेरी ओर देख सकें। बाहर मैंने देखा कि लाइट्स लगातार आए जा रही थी और अब मेरे स्टेशन को 3 स्टॉप और बाकी थे। मैं अपनी सीट पर सही से बैठ गया और मैंने अपने बैग को अपनी गोदी में रख के एकदम उसे टाइट से पकड़ लिया। पता नहीं क्यों मुझे आज इतना डर क्यों लग रहा था। मैं उनको अपने आप को घूरते हुए
महसूस कर पा रहा था। एक वज़न मेरे ऊपर लगातार आए जा रहा था। कुछ तो था जो कि बहुत ज़्यादा गलत था, और सही में बहुत ज़्यादा गलत। ये अजीब से लोग बहुत ज़्यादा अलग थे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे एक प्यारी सी आवाज़ आई, उन पर ध्यान मत दो, वो बस तुमसे जल रहे हैं। और ये आवाज़ थी उस लड़की की जो कि मेरे साइड में बैठी हुई थी। उनको आपस मत घूरो और उनसे बातें भी मत करना, उसने मेरे से बोला। मैंने जवाब में तुरंत पूछा, वो मुझसे क्यों जल रहे हैं? मैं तो बस अपने घर जा रहा हूँ, और ये मेरी लास्ट ट्रेन थी तो इसलिए मैं थोड़ा खुश था, बस। इसका जो लड़की जवाब देती है वो बहुत ज़्यादा अजीब था। वो कहती है, ये हम सबकी लास्ट ट्रेन है। और ऐसा कहकर वो एक बहुत क्रीपी स्माइल देती है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सफ़ेद सा लग रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर उसने बोला, लेकिन हम सब लोग यहाँ पर नहीं रहना चाहते। तुम्हें देखो, तुम आज अपने घर जा रहे हो, और तुम्हें अपने घर जाते हुए देखना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो सब कहाँ से आए हैं? क्या ये किसी मीटिंग या फिर किसी इवेंट में से आए हैं? ये कहते हुए मैंने अपने पूरे ट्रेन में एक बार फिर से अपनी नज़रें घुमाई। मैं इससे पहले कुछ बोलता, उस लड़की ने अपनी उंगलियां मेरे कंधे पे लगाईं और मुझसे बोलने लगी। लेकिन एक बात जो बताऊं, उसके हाथ इतने ठंडे थे कि मैं बता भी नहीं सकता। उसने फिर बोला, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से ज़्यादातर यहाँ पर नहीं रहना चाहते मुझे छोड़ के। शायद इसलिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे बस अपने मम्मी पापा की याद आती है, लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा है। शायद अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं बाहर जाकर उन्हें देखूं। इसके बाद वो हल्का सा रुकी और उसने फिर से बोला, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है तुम एक गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, ये तुम्हारी सवारी नहीं है। वो ऐसा बोल ही रही थी कि बाहर से एक और स्टेशन पास हो गया और ट्रेन अब भी नहीं रुकी। मेरा स्टेशन 2 स्टॉप दूर था। ट्रेन के अंदर फुसफुसाने की आवाज़ें तेज़ हो गई, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इतनी तेज़ आवाज़ों के बाद भी मुझे किसी की बातें समझ में नहीं आ पा रही थी। मेरी सांसें भी अच्छी खासी तेज़ हो गई थी। और तभी उस लड़की ने फिर से बोला, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। इस लाइन के लास्ट स्टेशन पे हम सभी लोग उतर जाएंगे। थोड़ी देर उसने बाहर खिड़की की तरफ मुंह कर दिया, कांच के शीशे पर अपना मुंह एकदम क्लोज करते हुए भी शीशे पे थोड़ा सा भी फोग नहीं आया, जबकि नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था। या फिर उसने सांस ही नहीं ली। फिर उसके बाद उसने अचानक से बोला, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये लो, ये तुम अपने पास रख लो। और ऐसा कहकर एक गुलाब का फूल उसने मेरे को दे दिया, जो कि शायद उसके पास रखा हुआ था। उस गुलाब के फूल को मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया। और तभी उसने बोला, हम लोग आ चुके हैं। और जैसे ही उसने ऐसा बोला, ट्रेन धीमे होने लगी। मैंने ऊपर एलईडी लाइट्स में देखा कि ये कौन सा स्टेशन था, तो देखा कि उस मैप की सारी लाइट जलने लगी थी। आखिर हम थे कहाँ? मैं एकदम से घबरा गया। उसने अपने हाथों से मेरे गालों को छुआ, और तभी अचानक से उसका चेहरा थोड़ा सा चेंज हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी लाइंस आ गई, जिन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। और फिर उसने उठते हुए मेरे से बोला, प्रैक्टिस करते रहो, ये स्टॉप हम सब लोगों की आखिरी मंजिल है। तुम हमारे बीच नहीं आ सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आई, मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे मेरी छाती से कोई बहुत बड़ा वज़न उतर रहा हो। ट्रेन में फुसफुसाहट और ज़्यादा तेज़ हो गई, लेकिन कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब प्लेटफॉर्म आया, इवन तब भी मैं स्टेशन पहचान ही नहीं पाया। पूरा स्टेशन एकदम बिल्कुल सुनसान सा था और बहुत ज़्यादा खंडहर टाइप का।
यहाँ तक कि पूरे स्टेशन पे कहीं पे भी नाम भी नहीं लिखा हुआ था। मेरे रूट में जितने भी स्टेशन पड़ते हैं उन स्टेशंस का नाम भी मुझे अच्छे से याद था, लेकिन आज मैं खो गया था। प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मेरी हेल्प हो, कोई साइंस, कोई डायरेक्शन नहीं। जब दरवाजे खुले तो अंदर की सारी भीड़ भागते हुए बाहर की ओर जाने लगी। अजीब से चिल्लाने की आवाज़ पूरे माहौल में गूंजने लगी और चिल्लाने के साथ साथ रोने की भी। इवन बाहर भी अचानक से बहुत सारी भीड़ आ गई थी, बहुत सारे लोग। मैंने देखा वो क्रिकेट प्लेयर जाके कुछ लोगों के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रीपी बात ये थी कि वहाँ पर जाते के साथ ही ऐसा लगने लगा कि उसकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। जो कि अभी मेरे सामने एक लड़का था, वहाँ पे जाके एक 30-40 साल का आदमी सा बन गया था, लेकिन मैं उसे तब भी पहचान पा रहा था। फिर मैंने देखा उस बूढ़े आदमी को जो कि मेरे साइड में बैठा था। वो बाहर गया और एक जवान लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। और ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस लड़की के पास जाते ही वो भी एकदम जवान सा हो गया, लेकिन उसका कोट वही था और वो मेरी आंखों के सामने बदला था। ये देखकर मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एकदम बेहोश होने वाला हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं बेहोश भी नहीं हुआ। जैसे ही अचानक से ट्रेन का गेट बंद हुआ और ट्रेन चलने ही वाली थी, तब मैंने उस लड़की को देखा। वो सामने ही खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वो मुझे घूरे जा रही थी। उसने मेरी ओर देख के अपना हाथ हिलाया और मैंने भी उसे हेलो कहा और ट्रेन वहाँ से चली गई। पता नहीं कैसे मुश्किल से 2 मिनट बाद ही अगला स्टेशन आ गया और ये वही स्टेशन था जहाँ पर मुझे उतरना था। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था मेरे साथ एक क्या क्या हो गया। बस मैं स्टेशन पे उतरा और वहाँ पर जाकर बेंच पे बैठ गया। आधे घंटे तक मैं वहाँ पटरियों पे देखता रहा और वो ट्रेन एकदम से वहाँ से गायब हो गई। अब मैं ये बातें किसी को बताता, क्या कोई इन बातों पर यकीन करता? तभी मैंने अपने गालों को छुआ जहाँ पे उस लड़की ने मुझे टच किया था, और मैंने जैसे ही वहाँ पर टच किया तो मेरे हाथ एकदम से गीले हो गए और तब मुझे पता चला कि मैं एक्चुअली में रो रहा था। तभी मैंने अपनी जेब में देखा उस रोज़ का क्या हुआ जो कि उसने मुझे दिया था। वो रोज़ एकदम पूरा डिके हो गया था। ऐसा लग रहा था कि न जाने वो कितना ज़्यादा पुराना हो। मैं कुछ देर और वहीं पर रुका रहा और उसके बाद मैं अपने घर की तरफ चला गया। मुझे तो अच्छे से पता था कि इस बात पे कभी भी कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए हमेशा इस बात को मैंने अपने तक ही रखा। आपको इस बात पे यकीन है या फिर नहीं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।